ठीक है, वी हैव टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2। अच्छा, प्राइस सिस्टम एंड द मार्केट इकोनॉमी। अच्छा, आपको इसके बारे में कुछ तो प्राइस सिस्टम, चैप्टर का नाम है द प्राइस सिस्टम एंड द माइक्रो इकोनॉमी। ठीक है। प्राइस सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि जब प्राइस के बेसिस पे सारे डिसीजन ले रहे होते हैं। मार्केट इकोनॉमी, प्राइस इकोनॉमी बेसिकली क्या होती है कि सारे जो हम डिसीजन ले रहे होते हैं वो किस बेस पे ले रहे होते हैं, और सिर्फ प्राइस के बेस पे ले रहे होते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ तो उसको बड़ा कर दो। स्क्रीन शेयर हो रही है ना, समझ में आ रहा है, नजर आ रहा है आपको? जी। अच्छा, ये बुक भी आपके पास पड़ी हुई, ठीक है ना, थर्ड एडिशन ही आपके पास होगा ना। अच्छा, प्राइस मैकेनिज्म द मीन्स ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज इन द मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में जो भी आप रिसोर्स एलोकेट करते हैं वो प्राइस के बेस पे कर रहे होते हैं। मार्केट क्या होता है? वेयर बायर एंड सेलर गेट टुगेदर टू ट्रेड। ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था कि मार्केट इकोनॉमी, मार्केट क्या होता है? बायर एंड सेलर, जहाँ जो भी जगह होती है जहाँ पे जो है ना वो ट्रेड करने के लिए जो भी जगह होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है मार्केट। चाहे वो फिजिकल कोई जगह हो या कोई वर्चुअल हो। ठीक है ना। ठीक है। और प्राइस के बेसिस पे जो भी जो जो मार्केट इकोनॉमी में जो भी रिसोर्स एलोकेट होते हैं वो क्या होते हैं? वो कहलाती है प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है। अच्छा, अब आप देखेंगे इसके अंदर हम जो चीजें पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले है डिमांड। ठीक है। अब डिमांड क्या चीज होती है? डिमांड में दो चीजें होती है, याद रखिएगा। अच्छा, क्योंकि आपका बैकग्राउंड साइंस का है ना, इसलिए मैं आपको जरा डिटेल से बता रहा हूँ। ये डिमांड जो है बेसिकली दो चीजों का नाम है। अच्छा, इसमें अंदर मेरे हाथ दायरे बहुत ज्यादा वो नहीं होगा तो आपको बहुत क्लियर समझ नजर नहीं आएगा, कि आप समझ लीजिएगा। ये वांट प्लस एबिलिटी समझ में आ रहा है आपके? जी, वो एबिलिटी टू परचेस। यस, एबिलिटी टू परचेस। ठीक है। एबिलिटी टू परचेस, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप इसको। ये दो चीजें जो होती हैं वो कहलाती डिमांड कहलाती है, यानी एनीथिंग मिसिंग इज नॉट अ डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक मर्सिडीज कार चाहिए, यू वांट टू बाय अ मर्सिडीज कार बट यू डोंट हैव मनी टू बाय इट, इज नॉट अ डिमांड। ठीक है। ठीक है। और आपके अब्बू जो है, सपोज करें कि आपके अब्बू के पास जो है वो एबिलिटी है, ही कैन बाय अ मर्सिडीज कार, लेकिन ही डजंट वांट टू बाय इट, अगेन इट्स नॉट अ डिमांड। ये क्लियर है अभी बात का आपके? इन दोनों का, अगर दोनों चीज कंबाइंड नहीं है तो दैट्स नॉट अ डिमांड। अगर आपके पास जो है वो ना एबिलिटी है और ना वांट है तो वो तो डिमांड है ही नहीं। लेकिन अगर वांट है आपका, एबिलिटी नहीं है, तो भी डिमांड नहीं है। ठीक है। और एबिलिटी है, वांट नहीं है, या वांट है, एबिलिटी नहीं है, इन बोथ केस इफ एनीथिंग मिसिंग इज नॉट अ डिमांड। ये बात क्लियर है? जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, क्वांटिटी दिस रेफर, अच्छा इसमें एक क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी क्या होती है? दिस रेफर टू द न्यूमेरिकल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट इज बीइंग डिमांडेड। अगर हम कहें क्वांटिटी डिमांडेड, अगर ना, जैसे क्वांटिटी डिमांडेड किसे बोलेंगे? जो कि यूनिट यूनिट जो प्रोडक्ट डिमांड की जा रही है वो कहलाती है क्वांटिटी डिमांडेड। अच्छा, उसके अलावा जो है ना, अगर हम देखें कि प्रोडक्ट क्या होती है, तो आपको, अगर आप कहें कि प्रोडक्ट क्या होती है, प्रोडक्ट इज एनी गुड्स एंड सर्विसेज, कोई गुड्स एंड सर्विसेज कोई भी हो, ठीक है ना, अभी सेटिस्फाई कंज्यूमर वांट, वो प्रोडक्ट है। याद रखिएगा कि आपके पास कोई भी ऐसी चीज जो कि, एक मिनट, इसको मैं डिलीट कर दूँ, ये जो लिखा हुआ है ना ऊपर से डिलीट कर दूँ, ये इसको erase कर दूँ।
ठीक। अच्छा, प्रोडक्ट जो है ना, दिस इज द जनरल टर्म दैट सिंपली रेफर टू द आइटम दैट इज बीइंग ट्रेड। कोई भी आइटम जो ट्रेड किया जा रहा है, ठीक है ना, चाहे वो गुड्स और सर्विस दोनों हो सकता है, प्रोडक्ट के लिए यूज याद रखिएगा। प्रोडक्ट इज नॉट अ गुड ओनली, this can be used for goods and services, stretch into include trade items like money or other financial assets such as shares। शेयर भी हम क्या कहेंगे, उसको भी हम प्रोडक्ट कह सकते हैं अगर सेल परचेज कह रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज परचेज और सेल की जा रही है वो क्या है, प्रोडक्ट है। डिमांड आपके समझ में आ गया मेरा ख्याल है, ठीक है ना। ये मेरा ख्याल अभी तक वलीद ने ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन उनको ये चीज़ें पड़ी हुई है, कोई मसला नहीं, हम इसको आगे चल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद परचेजेस क्या होता है, परचेजर का जो परचेज करता है, ठीक है ना। मैं कोई चीज़ें जो आप रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हम उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। ठीक है, परचेजर क्या होता है, जो परचेज करने वाला होता है। ठीक है। अच्छा, विलिंग टू बाय, परचेजर मस्ट वांट अ प्रोडक्ट इफ दे आर गोइंग टू इंटर इनटू द मार्केट इंटेंशन ऑफ बाइंग इट। अगर वो इंटेंशन उसका नहीं है तो फिर डायरेक्ट को हम उसको परचेजर नहीं कहेंगे। ठीक है, विलिंगनेस और एबल टू बाय दोनों की चीज हो गई। ठीक है, नेशनल नोशनल डिमांड और प्रोडक्ट विच मेजर। अच्छा, इनमें दो एक और चीज का जिक्र इसके अंदर आया। एक नोशनल डिमांड होती है, कुछ इफेक्टिव डिमांड। एक्चुअली इफेक्टिव डिमांड ही डिमांड होती है, क्योंकि अगर अगर वो खाली, अगर उसके साथ जो है वो अगर वांट खाली है और एबिलिटी नहीं है, तो फिर डिमांड आप कह सकते हैं उसको, फिर इफेक्टिव डिमांड नहीं कहेंगे। इफेक्टिव डिमांड का मतलब ये है कि आपके पास वांट भी है, यू वांट टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड यू आल्सो हैव द मनी टू बाय इट। ठीक है, इफ इट इज नॉट, इफ यू डोंट हैव मनी टू बाय इट, इफ यू डोंट हैव एबिलिटी टू बाय, इज नॉट इफेक्टिव डिमांड। ठीक है। अच्छा, वेरियस प्राइसेस का मतलब डिफरेंट प्राइसेस जो होती है, इसमें डिफरेंट प्राइसेस में डिफरेंट डिमांड हम कर रहे होते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पर अगर स्क्रीन पे नजर आ रहा हो राइट पे, ये आपको डिफरेंट प्राइस ये है। ठीक है, $2,000 पर 1,000 आप डिमांड कर रहे हैं, 1800 हो जाएगी, डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो ये डिफरेंट प्राइसेस हैं, ये डिफरेंट प्राइसेस हैं और डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है, इसके बारे में ये कहना वेरियस प्राइसेस हैं और प्राइस। अच्छा, पर पीरियड ऑफ टाइम, डिमांड मस्ट बी टाइम रिलेटेड। अच्छा, ये भी होता है ना, इसका ये इम्पोर्टेंट, डिमांड आपके है ना, डिमांड एक मिसाल के तौर पर अब हम कहते हैं स्वेटर्स की डिमांड है। अब स्वेटर की डिमांड थ्रू आउट द ईयर नहीं, लेकिन टाइम पीरियड कह सकते हैं, थ्रू आउट ईयर भी हो सकती है। कुछ प्रोडक्ट की डिमांड थ्रू आउट द ईयर होती है, कुछ डिफरेंट टाइम पे होती है, लेकिन उसका टाइम पीरियड का रिलेट करना जरूरी है। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर डिमांड मस्ट बी टाइम रिलेटेड, इट इज ऑफ यूज ऑफ से that the local McDonald's sold 20 Big Macs to consumer. Unless you specify the time period over which the sales occurred, if that was per minute, then demand is high. But if that was per week, then that would show there is a little demand for Big Mac इन दिस पर्टिकुलर मार्केट। क्या मतलब हुआ कि अगर बिग मैक जो है, अगर अगर टाइम के साथ रिलेट करेंगे ना, तो फिर आपको सही उसकी इफेक्टिवनेस का अंदाजा होगा। मतलब अगर तो 20 बर्गर आप बेच रहे हैं और 1 मिनट में बेच रहे हैं 20 बर्गर, तो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है। और भैया आप कहते हैं कि यार 20 बर्गर पूरे हफ्ते में बिक रहे हैं, तो आप बोले यार बड़ी लो डिमांड है। ठीक है ना, टाइम रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। टाइम रिलेट करने से आपको अंदाजा होता है कि आपसे ही आपको आइडिया मिलता है कि डिमांड कितनी ज़्यादा है या कम है। अच्छा, अदर थिंग बीइंग इक्वल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, अदर थिंग बीइंग इक्वल या सेटस पेरिफेरल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप बाकी चीज़ों को कांस्टेंट नहीं करेंगे, तो फिर आपकी ये पूरा समझ में सही से नहीं बात नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई अगर प्राइस अगर बढ़ती है, ठीक है, तो डिमांड जो है वो कम होती है। लेकिन हुआ क्या, आप कहना सर अंडों की कीमत तो जो है ना मुस्तकिल बढ़ रही है, उसमें तो कोई कमी नहीं आ रही। हम्म? चला के हमने बोला कि भाई प्राइस तो बढ़ रही है और डिमांड में तो कमी तो कोई भी नहीं आ रही, तो फिर ये तो हमारा तो फेल हो गया हमारा। इसलिए हम अदर थिंग रिमेन क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये जो आपकी डिमांड बढ़ रही है, आपको पता है कि प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ी, वजह क्या है, बता सकते हैं शायद यार। रिपीट करेंगे? मैं कह रहा हूँ कि देखें, हम कहते हैं कि डिमांड अगर अगर क्वांटिटी अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लेकिन हम प्रैक्टिकल देखते हैं,
हम कहते हैं कि भाई आपके पास जो है वो, अगर आपके पास ये जो है अंडों की डिमांड जो है वो प्राइस बढ़ रही है, लेकिन अंडों की डिमांड में कमी कोई भी नहीं आ रही, हमारा लॉ तो फेल हो गया ना। हम कहते हैं कि अगर प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, क्वांटिटी डिमांड। लेकिन हमने देखा कि उनके पास जो है प्राइस तो जो है ना वो बढ़ रही है, और लेकिन डिमांड में तो कमी नहीं आ रही। तो उससे क्या मतलब है, तो हमारा फेल हो गया। आप अच्छा आप बता सकते हैं कि डिमांड जो क्यों बढ़ रही है? जब वैसे तो जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। बढ़ती है ना, लेकिन अभी अंडों की कीमत जो है ना, अंडों की कीमत क्यों कम क्यों नहीं हो रही है? अभी प्रैक्टिकली वैसे आप सोच के बताएं, डिमांड क्यों ज्यादा हो रही है? लोग क्यों डिमांड कर रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं कि वो ज्यादा प्राइस बढ़ते जाए लेकिन फिर भी डिमांड में कमी हुई ही नहीं? आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है, कुछ ध्यान में बता रही है? अंडे क्यों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ज्यादा? हाँ, ध्यान में कोई बात आ रही है अभी? आप अंडे इस्तेमाल कर रहे हैं ना, क्यों इस्तेमाल करना ज्यादा? कोई वजह है? दूसरी चीजों में यूज होता है वैसे अंडे। हाँ एक तो ये है, ठीक है, दूसरी चीज़, लेकिन वो दूसरी सब भी होती है ना। एक और इसका यूज बड़ी ये भी हो सकता है, इसका यूज है ना कि ना वो लोग ना जो है ना वो बना ज्यादा क्या कहते हैं, केक वेक बनाने शुरू कर दिए या कुछ और आइटम बना रहे हैं, ठीक है ना, उसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है। एक और वजह नहीं है आपके ध्यान में कि सर्दी की वजह से ना अंडों की डिमांड बढ़ जाती है? जी, वेदर चेंज जब होता है। ठीक है ना। तो ये जो इस वजह से नहीं बढ़ रही। तो जब हम बात करते हैं सेट्रस पेरिबस या अदर थिंग रिमेन इक्वल, इसका मतलब ये है कि हम इस वेदर को, इसको और बाकी चीजों को, डिमांड को या कॉम्प्लीमेंट, हम उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो जब हम पढ़ते हैं, जब इसको अलग करके हम लॉ को पढ़ सकते हैं, तो हम लॉ को पढ़ नहीं पढ़ सकते। सेट्रस पेरिबस का मतलब ये होता है। सेट्रस पेरिबस किसी और जबान का लफ्ज है। इसका मतलब होता है अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। हम सिर्फ प्राइस और उसकी बात कर रहे हैं, लॉ को समझने की कोशिश करें। जब बाकी को समझेंगे तो हम इसका मतलब उसको रीजन कुछ और होता है। ठीक है जी। तो डिमांड कर्व जो है ना, जब डिमांड कर्व आपको नजर आ रहा है, डिमांड कर्व यही है। इफ द प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज। अच्छा, एक होता है डिमांड शेड्यूल, एक होता है डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल जो होता है वो बेसिकली आपके पास जो नजर आता है ना, वो इसका मतलब ये आपको शेड्यूल नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये डिमांड शेड्यूल होता है, जो कि क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को शो कर रहा होता है। ठीक है। ये कहलाता है डिमांड शेड्यूल। और इसके साथ इसी चीज को, अगर इसी डेटा को जो आपको शेड्यूल शेप में नजर आ रहा है, अगर आपने इसको शो कर दिया यहाँ पे ग्राफ से, तो ये कहलाता है डिमांड ग्राफ। ठीक है। ये क्या डिमांड कर्व कहलाता है। ठीक है, डिमांड कर्व यानी कर्व आपको शो हो रहा है। ठीक है। असल तो अभी अभी ये समझ में आ रहा है आपका, ये क्या आ रहा है? अगर 1600 रुपये प्राइस थी, चलो इसको समझ देखिए, मिसाल के तौर पर प्राइस अगर आपके पास ये थी 1200 रुपये, तो क्वांटिटी कितनी डिमांड लोग कर रहे थे? 5000 यूनिट्स। कोई चीज भी हो सकती है, बल्कि इसमें लिखा पीसी है, कंप्यूटर है। ठीक है ना, पर्सनल कंप्यूटर जो है, वो $1200 पे अगर प्राइस थी तो कितनी डिमांड? 5000 डिमांड कर रहे थे। अब हुआ क्या कि प्राइस जो है वो कितनी होगी? 1200 से 1600 हो गई। जब प्राइस बढ़ेगी तो हम क्या कहते हैं, हमारे लॉ ऑफ डिमांड क्या कहते हैं, इस पर क्या होगा? क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। $1600 पर पीसी हो गया, तो क्या होगा? 5000 के बाद डिमांड कितनी हो गई? सिर्फ 3000 आ गई। ये समझ में आ रही है बात आपको शरिया? जी ग्राफ 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 समझ में आता है ना आपके? तो अगर जी जी। इसी तरह अगर $1200 के बजाय प्राइस अगर 800 हो जाती है, तो क्या होता है कि आपके पास क्वांटिटी डिमांडेड जो आपकी 5000 थी, वो कम होके किस पे चली, जब बढ़ के कितने हो जाएगी आपकी? क्योंकि प्राइस कम हो गई, क्वांटिटी डिमांड कितनी हो गई? 7000 हो गई, पीसीज हो गई। ये बात क्लियर है? जी अच्छा ठीक है, ये है इसके अंदर। मतलब ये कि अगर आपकी प्राइस, अगर आपकी किसी कंक्लूड क्या हुआ कि प्राइस अगर आपकी बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड श्रिंक होके कम हो जाएगी। ठीक है। और अगर आपकी प्राइस जो है फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर डिक्रीज होगी तब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑन प्राइस हैज इनवर्स रिलेशन। दैट मीन्स if the price increases, quantity demanded decreases, and if the price decreases, quantity demanded increases. इसका इनवर्स रिलेशन है।
ठीक है। अच्छा, ये जो प्राइस की वजह से जो है ना क्वांटिटी डिमांड में फर्क आ रहा है, ये एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी कहलाता है। जिस समझ लीजिए कभी एग्जाम में आ सकता है। यानी अगर आपके पास प्राइस अगर आपकी बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड रेट कम हो रही है, इसका मतलब है डिमांड श्रिंक होगी, ये या कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहलाता है ये। ठीक है। और आपकी प्राइस जब कम हो रही है तो आपकी क्वांटिटी डिमांड रेट बढ़ रही है, ये कहलाता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि प्राइस का इम्पैक्ट जो इसका ये आ रहा है, या तो ये प्राइस को, अगर प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, इसका मतलब है कि ये एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है। प्राइस अगर बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये बात क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं है? जी क्लियर है। अच्छा ठीक है। अच्छा याद रखिएगा, ये प्राइस का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, किसका? प्राइस का इम्पैक्ट क्वांटिटी पे, क्वांटिटी का इम्पैक्ट प्राइस पे नहीं देख रहे हैं। ये बहुत ध्यान में रखिए, जब भी लॉ पढ़ेंगे तो प्राइस का इम्पैक्ट हम क्वांटिटी पे देख रहे हैं, और ये अलोंग द कर्व है, यानी क्रॉस कर्व, कर्व की कर्व में जो है ना ये कमी और इजाफा हो रहा है। ये हम आगे अगर आते हैं यहाँ पे, तो चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एंड वी शो दिस मूवमेंट अप एंड डाउनवर्ड। और लीनियर रिलेशन भी चले पता, लीनियर रिलेशन का मतलब पता है? अच्छा मैथ तो आपको आता है ना? जी। लीनियर रिलेशन समझते हैं ना, कि अगर एक बढ़ेगी दूसरी बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। जी। लेकिन जी। लेकिन अच्छा कंटिन्यूअस रिलेशन है, ये भी आपको पता है। एक दो ये बताइए, एक तो लीनियर रिलेशन है, एक कंटिन्यूअस रिलेशन है, और टाइम बेस्ड रिलेशनशिप है, टाइम के हिसाब से। ठीक है, ये इन्होंने रिज्यूम की हुई है कि भाई टाइम के हिसाब से वीकली डिमांड है, ईयरली डिमांड है, ये बहुत जरूरी है। और तीसरा क्या है? स्टेटस वेरिएबल, अदर थिंग रिमेन इक्वल, इसका मतलब होता है स्टेटस वेरिएबल। ठीक है, समझ में आ गई? जी। चलिए आगे चलते हैं हम। मेरा ख्याल आप ये अब आराम से कर सकते हैं। जो जिंदगी फिगर 2.1 2.2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मेनी पीसेस पर वीक अच्छा आर पीपल विलिंग एंड एबल टू बाय इफ द प्राइस इज 1100। अब आपको ये तीन क्वेश्चन करने हैं आपको। टेबल फिगर 2.1, टेबल 2.1। देखिए आपको 1100 का मतलब क्या हुआ, आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपको 1400 है, तो अगर ऐसे 1100 हो जाए, ठीक है ना, और इसका जो है आपका रिलेशन, ये आपको देखना पड़ेगा इसके अंदर, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर 1100 अगर आपकी हो जाए, कितने हो जाए? 5500 होना चाहिए। जिस तरीके से ये कम हो रही है, इस 500 बिल्कुल ठीक है, शाबाश। ये हो गया। जब आप प्राइस 1350 पीसी पर वीक, 1350 पीसी अगर हो तो कितनी, अब 1350 के हिसाब से वही वही रिलेशन बता दिया इसके अंदर। सॉरी, इसमें क्या लिखा है? व्हाट प्राइस विल परसुएट पीपल टू बाय 1350 पीसीस पर वीक। 1350 पीसी, अगर ये उल्टा पूछना भी है ना, कि मिसाल के तौर पर आपके पास अगर 1350 अगर पीसी हैं, 1350 कहाँ पर है? यहाँ पर कहीं। इसी का रिलेशनशिप आ गया ना, 100 कि 200, 100, 200 और इसका रिलेशन आ रहा है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, लीनियर रिलेशन है उसमें बिल्कुल, इसके अंदर आ जाए। अच्छा उसके बाद अब हम आ जाए फैक्टर। समझ में आ रही बात? तो चलिए यार, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, कर लेंगे ना ये? जी। जी ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये बिल्कुल वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी। अच्छा, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड जो है द प्राइस ऑफ, अच्छा अब ये देखेंगे हम जो बात कर रहे हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंस द डिमांड या डिटरमिनेंट डिमांड। अब ये क्या हुआ? अब इसका मतलब ये है कि प्राइस के अलावा भी कुछ फैक्टर हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट कर रहे होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक आपकी जो है ना, द प्राइस ऑफ ए गुड और सर्विसेज इज नॉट द ओनली फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिमांड, देयर आर अदर थिंग इंक्लूडिंग। आपकी अगर प्राइस जो इससे जो प्राइस की वजह से डिमांड में कमी या इजाफा होता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, अब इसको समझिएगा। एक एक है इनकम। अगर लोगों की इनकम बढ़ जाएगी तो उसी प्राइस पर ज्यादा डिमांड कर रहे होंगे।
ठीक है। अब इनकम बढ़ने का मतलब डिमांड ज़्यादा कर रहे होंगे, अभी हम आगे जाकर डिटेल और पढ़ेंगे इसको। ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम एक चीज ये भी पढ़ेंगे, नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड्स। ये समझ लीजिएगा गौर से, नहीं समझ में तो मुझसे पूछ लीजिएगा सर अगर समझ में नहीं आ रहा। देखें, अगर आपकी गुड जो है वो आपकी जो है नॉर्मल गुड है। नॉर्मल गुड का मतलब जो नॉर्मली हम जैसे जैसे मोस्ट प्रोडक्ट लाइक लाइक जो है वो, ये कार है, रेस्टोरेंट वगैरह सब चीज़ ना, ये जो रेस्टोरेंट मील है, क्वालिटी क्लॉथिंग, ये सब आम जो चीज़ हम ले रहे होते हैं ना, जो वो कहलाती है नॉर्मल गुड्स। ठीक है। एक होती है इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड का मतलब होता है जो थोड़ी लो क्वालिटी गुड्स होती है। टिपिकल एग्जाम्पल आर पोर क्वालिटी फूड स्टफ एज कंज्यूमर बिकम बेटर ऑफ, जब क्या इनकम। अच्छा अब ये समझ लीजिएगा, जो नॉर्मल गुड होती है ना, उसके अंदर तो लॉ ऑफ डिमांड और हमारा एप्लीकेबल होता है। इन्फीरियर गुड में जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब होगा आपकी इनकम जब बढ़ेगी तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। ठीक है। और हालांकि जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड तो बढ़नी चाहिए ना, आपकी ज्यादा डिमांड आएगी, ज्यादा परचेजिंग पावर आ गई। लेकिन इन्फीरियर गुड में उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है। क्यों होता है? उसकी वजह यह है कि आप जब आगे, क्योंकि इन्फीरियर का मतलब लो क्वालिटी प्रोडक्ट है। आपकी इनकम बढ़ जाए तो लो क्वालिटी प्रोडक्ट को आप छोड़ देते हैं। ठीक है। और आपकी जब जी। इनकम, ठीक है, और जब इनकम कम होगी तो आप उसकी डिमांड बढ़ा देंगे, क्योंकि लो क्वालिटी प्रोडक्ट आप शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। और लेकिन जो जो नॉर्मली जो नॉर्मल गुड्स होती हैं, जैसे आपकी, जैसे मिसाल के तौर पर ये आपकी भी कार है या रेस्टोरेंट व्हील है या आपकी क्लॉथिंग है, इसकी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ा देंगे आप। ठीक है। तो ये आपकी जो है ना इंफीरियर गुड्स का जो जस्ट अपोजिट होता है, यानी लो क्वालिटी गुड जो होती है ना वो कहलाती है इंफीरियर गुड। फॉर एग्जांपल, आप फ्रेंच फ्राइज जो है वो, जब बर्गर आप खा रहे थे बिल्कुल जो छोटे जो मोहल्ले के अंदर रखा होता है बर्गर बर्गर टाइप के, तो आपकी इनकम बढ़ी, तो आपने उसको छोड़ के एक अच्छी जो जो किसी ब्रांडेड और जो है ना वो आपने बर्गर खाने शुरू कर दी इनकम बढ़ने की वजह से। तो हालांकि इनकम बढ़ने के बाद उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन इंफीरियर गुड की वजह से उसकी डिमांड में कमी आ गई। इसी तरह अगर आप पहले जो है ना कोई ब्रांडेड जो सारे बर्गर और जो वो रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट मील आप खा रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि आपकी इनकम कम हो गई, तो इनकम कम हो के आप इंफीरियर गुड की तरफ चले गए, यानी कि आप जो है ना जब आपकी इनकम बढ़ी, इनकम कम हुई, तो इंफीरियर डिमांड की कीमत, इंफीरियर जो गुड्स थी उसकी डिमांड बढ़ गई, और जो आपके पास जो है वो नॉर्मल गुड थी, जाहिर है इनकम कम हुई तो आपको डिमांड कम हो जाएगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ा देंगे आप। ठीक है जी, क्लियर है? इंफीरियर गुड के लिए थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं है। अच्छा, एक सब्स्टिट्यूट, अब सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट का मतलब समझते हैं आप? ये राइवल गुड्स होता है, हम्म, जैसे कोक। नहीं, राइवल गुड तो राइवल राइवल गुड तो होती नहीं, राइवल जो है ना वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, आप कह सकते हैं उसको, लेकिन बेसिकली इसका मतलब एक की जगह दूसरी इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकें। राइवल गुड्स भी आप कह सकते हैं उसको, लेकिन असल में इकोनॉमिक्स में राइवल गुड्स के जो वर्ड यूज करते नहीं है। ठीक है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक्स में यूज होता है। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट का बेसिकली मतलब हो कि आप एक की जगह दूसरी इस्तेमाल कर देंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर आपके पास जो है वो जो आपके पास पीसी है, ये लैपटॉप है, ठीक है, तो ये किसी हद तक सब्स्टिट्यूट हो सकता है। चाय कॉफी किसी हद तक हो सकती है, या ये हो सकता है कि आप डिफरेंट ब्रांड जो है वो आप सब्स्टिट्यूट है। ठीक है। आपके मिसाल के तौर पर कोक पेप्सी तो उसका सब्स्टिट्यूट, सॉरी वो, हाँ सब्स्टिट्यूट है, कोक और पेप्सी जो है। ठीक है ना, सीएनजी और पेट्रोल एक दो का सब्स्टिट्यूट है। मतलब अगर सीएनजी नहीं तो पेट्रोल पे आप उस पर चेंज कर सकते हैं। या पेट्रोल और जो है ना, अगर आपकी गाड़ी जो है ना पेट्रोल डीजल दोनों इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर सब्स्टिट्यूट वो नहीं है। क्योंकि जो गाड़ी पेट्रोल पे इस्तेमाल होगी वो सीएनजी पे, वो डीजल पे नहीं होगी, तो फिर डीजल और पेट्रोल इज नॉट सब्स्टिट्यूट। क्योंकि जो जो इंजन आपके पेट्रोल के लिए बना है उसमें आप, अगर आपका पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो डीजल इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन सीएनजी आप किसी हद तक है सब्स्टिट्यूट, कि जहाँ पेट्रोल की कीमत बढ़नी शुरू हो जाती है लोग सीएनजी की तरफ चले जाते हैं। अब सीएनजी की बढ़ती है तो लोग पेट्रोल की तरफ चले जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जी। सब्स्टिट्यूट के कब, जैसे कोक के महंगे तो प्राइस पे चले गए, जिसमें देश में भी एग्जाम्पल इसके कोका कोला पेप्सी की दी हुई है उसने। यानी कि कोका कोला अगर महंगी हो जाती है तो पेप्सी की तरफ चले जाएंगे, पेप्सी महंगी हो जाएगी तो कोका कोला पे चले जाएंगे।
ठीक है जी। एंड ऑल्टरनेटिव गुड, यानी एक की जगह आप दूसरा इस्तेमाल कर सकते हो, क्या कहलाता है, और क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड। अच्छा, एक होती है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक के साथ ज्वाइंटली डिमांडेड होती है। वो क्या होती है, अगर आपको पता है गाड़ियों की प्राइस अगर कम हो जाए, प्राइस अगर गाड़ियों की प्राइस कम हो जाएगी तो लोग ज्यादा जो है वो गाड़ियां परचेज करेंगे। लेकिन जो पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ द पेट्रोल, इट इज प्राइस ऑफ द कार। कार की वैल्यू कम हुई तो क्या हुआ कि आपके पास, कार की कम होने की वजह से क्या हुआ कि आपके पास वो उसकी वैल्यू जो है, डिमांड बढ़ गई कार की। लेकिन पेट्रोल की प्राइस तो कम नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है, ज्वाइंटली डिमांडेड है, तो क्योंकि कार की डिमांड बढ़ गई इसलिए ऑटोमेटिकली आपके पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? जी जी। चलिए। जैसे हाँ। मिल्क, हाँ, ये चाय और दूध। हाँ, चाय की अगर डिमांड बढ़ेगी, बिल्कुल ठीक है, तो दूध की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी क्योंकि वो दूध में इस्तेमाल होती है। बिल्कुल ठीक है। जी बिल्कुल ठीक। अगर कोई खाने मिठाई की डिमांड बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली शुगर की डिमांड भी बढ़ जाएगी क्योंकि वो इसमें यूज होती है, इस्तेमाल होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई डिमांड। अब हम पढ़ेंगे थोड़ी सी जी ना, ये देखिए नजर आ रहा है आपको, ये आपको, इन्फ्लुएंस वेदर और नॉट वी वुड ईट फूड, पर हम KFC इज इन्फ्लुएंस बाय मेनी फैक्टर। हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो बहुत से फैक्टर पर डिमांड करते हैं। ठीक है ना, अगर कब सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट है। अब जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास जो है ना इसकी डिमांड बढ़ी जाती है, इस अगर है ना कि आप KFC आपको ज़्यादा लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी से ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसलिए ना आपने डिमांड तो ये कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपकी फ्रेंच आलू की डिमांड भी बढ़ जाएगी। और जो ना आपके केचप है, ये सब इसके साथ कॉम्प्लीमेंट है ना सारा, ये सब इसके साथ ऑटोमेटिकली इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई डिमांड। अब सप्लाई समझ लें। सप्लाई में क्या होता है, अच्छा इसको याद रखिएगा शरिया, इसको अगर अच्छी तरह आप समझ के पढ़ेंगे ना, क्योंकि जब आप पास जब MCQ पे या क्वेश्चन पे आएंगे ना तो वो कॉन्सेप्ट ही काम आएंगे वहाँ पे। तो इसे बहुत अच्छी तरह समझना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिए। अच्छा, सप्लाई क्या होता है, सप्लाई जो है ना वो बेसिकली क्या होता है, बिल्कुल जस्ट लाइक डिमांड, एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू, सॉरी द, ये कहते हैं वांट एंड एबिलिटी टू परचेज था ना, डिमांड थी। इधर सेम है लेकिन इसमें फर्क क्या है कि वांट है ना, एबिलिटी टू परचेज, एबिलिटी टू सप्लाई है। बिल्कुल वही है। ठीक है। रेफर्स टू, अच्छा, क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस विलिंगनेस एंड एबल टू सेल डिफरेंट प्राइसेस। बिल्कुल वही आ गई। एबल, विलिंगनेस एंड एबल टू परचेज था, इज एबल टू सेल, ये डिफरेंट। एबल टू सेल वाले तो सेल, इससे फर्क है। वो परचेज की डिमांड कर रहे थे, वो सब वो जो वो कहलाता, डिमांड कहला रही थी। और अगर सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक तो वो सप्लाई करना चाहे और दूसरा ये कि उसकी एबिलिटी भी हो कि सप्लाई कर सके। ठीक है, ये कहलाती है सप्लाई। ठीक है। सप्लाई रेफर टू क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट दैट सप्लायर्स आर विलिंग एंड एबल टू सेल एट वेरियस प्राइसेस। वेरियस प्राइस का मतलब होता है जो ना डिफरेंट प्राइसेस जो होती है, जब जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, अगर अब यहाँ आप देखें, ये वेरियस प्राइसेस है क्योंकि डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट डिमांड होती है। इस द डिफरेंट प्राइसेस पे आपकी डिफरेंट सप्लाई होगी, ये यहाँ पर आएगा आगे। ये यहाँ पे ये शेड्यूल बना हुआ है इधर। यानी 800 पे अब इसके अंदर रिलेशनशिप डिफरेंट है। समझ में आई बात? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप? नहीं नहीं। वेरी गुड। तो अब ये क्वांटिटीज हो गई, ठीक है ना, और सप्लायर्स हो गए, सप्लायर जो प्रोड्यूसर जो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। विलिंगनेस और एबिलिटी हो गया, पूरा उसी के बारे में पूरी डिटेल बता दी, वेरियस प्राइस है। ठीक है ना, उसके बाद के पर पीरियड टाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई ये सप्लाई पर वीक है, पर ईयर है, या पर मिनट है, या आपके है ना पर मंथ है, कुछ भी हो। ठीक है ना। अदर थिंग बीइंग इक्वल, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट भी बात आ गई, हम इसको अदर थिंग बीइंग इक्वल की बात कर रहे हैं। प्राइस अगर आपके पास कम होगी तो आपके पास सप्लाई भी कम होगी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। और प्राइस अगर आपके पास बढ़ेगी, इसका डायरेक्ट रिलेशन है। यानी 800 पे 1000 है, अगर प्राइस यहाँ पे बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ गई।
और बढ़ी तो और सप्लाई बढ़ गई, और बड़ी सप्लाई बढ़ती जाएगी। इस तरह अगर 1400 से अगर प्राइस कम होकर 1200 हो जाएगा, सप्लाई भी कम हो जाएगी। क्यों बढ़ती है? क्योंकि वो सप्लायर ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जितना जितना आप जो है वो प्राइस बढ़ाते जाएंगे, तो उसको समझ रहा है कि प्रॉफिट बढ़ते जाएगा उसका। ठीक है। हाँ, लेकिन खरीद पाने वाले नहीं होंगे ना। नहीं, हम अब हमने दोनों अलग अलग पढ़ रहे हैं। हम बाद में अच्छा अच्छा। पढ़ेंगे, बाद में डिमांड सप्लाई दोनों होंगे कि भाई वो जो हम सप्लाई तो बढ़ा रहे हैं, तो अब वही आपकी बात तो वैलिड है कि जरूरी नहीं हम सप्लाई तो जो खरीदने वाले भी कोई हो। अभी तो एज्यूम कर रहे हैं कि वो अपने प्राइस कैसे बढ़ाते जाएगा। उसके जब आगे जाके दोनों मिला के पढ़ेंगे ना, तो जब ज्यादा सप्लाई कर देगा वो तो जाहिर प्राइस नीचे जाएगी, तो फिर वो वापस नीचे कर लेगा। ठीक है, लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो अलग अलग पढ़ रहे हैं, मतलब सप्लाई अलग पढ़ डिमांड अलग पढ़, दोनों को मिला के पढ़ेंगे ना, तो फिर इन दोनों की वजह से इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिएगा। अभी क्या हम पढ़ सही रहे हैं है। कि प्राइस का इम्पैक्ट हम सप्लाई पे पढ़ रहे हैं, प्राइस का इम्पैक्ट सप्लाई डिमांड पे पढ़ रहे हैं। लेकिन जब दोनों इंटरेक्ट करेंगे, दोनों एक साथ होंगे, दोनों एक साथ पढ़ेंगे, उसका फिर हम देखेंगे डिमांड सप्लाई का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, कि वो दोनों टर्म पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसको, कि उससे क्या होगा कि आपके प्राइस पे फर्क पड़ेगा। लेकिन जब हम लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं तो हमेशा याद रखें कि प्राइस का इम्पैक्ट क्वांटिटी पे देख रहे होते हैं। ये कहीं नोट कर लीजिएगा, आप कहीं भूल ना जाए। अब जब हम दोनों मिला के पढ़ेंगे, तो हम जो है ना वो डिमांड सप्लाई के इम्पैक्ट प्राइस पे देख रहे होंगे, उल्टा देख रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने यहाँ पर वो करने की कोशिश की तो आप बहुत ही प्रॉब्लम में आ जाएंगे। कैसे प्रॉब्लम, आपको एकदम एग्जाम्पल दूं। मिसाल के तौर पे आप ये अगर मैं ये दिखाऊं कि प्राइस का, देखिए प्राइस अगर स्क्रीन पे आपको नजर आ रही हो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 800 से प्राइस है तो 1000 है। अगर 1000 है तो 2000। अगर प्राइस अगर बढ़ अगर अगर आपकी प्राइस बढ़ती जा रही है, तो क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई सप्लाई जो थी ना ये 1000 तो 800 सप्लाई अगर और बढ़ती जा रही है, तो ये प्राइस कम होती जा रही है। ठीक है, समझ गए आप? तो अगर मैं इस तरह कहूँ तो वो गड़बड़ हो जाएगी। लॉ ऑफ सप्लाई ये नहीं कहता, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस, द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस। ठीक है, व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीजेस। समझ में आ रही बात? जी समझ आ रही है। ये पॉइंट जो बताना चाह रहा हूँ आपको मैं, कि अगर प्राइस का इम्पैक्ट हम क्वांटिटी पे देखेंगे, क्वांटिटी का इम्पैक्ट प्राइस पे नहीं देखेंगे, अगर हम लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं। ये बहुत क्लियर समझ लीजिएगा, ठीक है। जी समझिए। ठीक है जी, ये तो हो गया लॉ ऑफ सप्लाई हो गई कि अगर प्राइस इंक्रीजेस। देखिए 800 से 1200 हो गई प्राइस, तो पहले 800 पे थी 1000, तो अगर 1200 प्राइस हो गई तो क्वांटिटी जो सप्लाइड है वो 3000 हो गई। और बढ़ेगी तो प्राइस क्वांटिटी और बढ़ेगी, इसका डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर हम ये वही वाले क्वेश्चन उस टाइप का, इसमें जिसमें इन बिटवीन अगर आपको जो सप्लाई निकालने का नाम से। ठीक है। अच्छा, जी हो जाएगा। उसके अलावा ये कि फैक्टर इन्फ्लुएंस, अब ये दोबारा फैक्टर आ गए, कौन कौन से फैक्टर जिसकी वजह से सप्लाई प्राइस के अलावा फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी सप्लाई बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट है। ठीक है, कॉस्ट अगर आपकी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कम हो जाएगी तो आप सप्लाई बढ़ा देंगे। प्राइस वही की वही रहेगी, लेकिन आपको बोले सस्ती पड़े, आपको प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपको जैसे आपको देखा है कि आपका मोबाइल जो है, मोबाइल फोन है, इनकी जो जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, तो आपको तो वो सस्ते होने शुरू हो गए। ठीक है। और आपने जो सस्ते कैसे थे कि आपने प्राइस प्राइस जो है ना वो वही पे थी, लेकिन आपने वो क्वांटिटी जो है सप्लाइड आपने बढ़ा दी। क्यों? कि अब प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो गया, कॉस्ट कम हो गई। पहले आप अगर आप जितने कमाए उससे कम पे बनना शुरू हो गया, इसका मतलब बेसिकली प्रॉफिट में इजाफा होना शुरू हो गया। तो प्रॉफिट में इजाफा होने से तो आपने सप्लाई बढ़ा दी। ठीक है, हम 5-10 मिनट और लेंगे, ठीक है। सही है। ठीक है, उसके बाद साइज और नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साइज आपकी जो है डिपेंड करता है, अगर साइज जो है वो आपका जो है ना बहुत ज़्यादा, अगर वो बड़ी है तो आपकी सप्लाई तेजी से बड़ी होगी। अगर साइज छोटा है तो सप्लाई ज़्यादा नहीं होगी, छोटी मार्केट ही छोटी है। इफ ए इंडस्ट्री ग्रोइंग इन साइज, द मोर विल बी सप्लाइड टू द मार्केट। जैसा कि तभी आपको आप देखें इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक कार की जो ना डिमांड बढ़ती जा रही है। कि मार्केट बढ़ती जा रही है, तो आस्ता 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 लोग बढ़ाना शुरू करेंगे और इलेक्ट्रिक कार आएगी, कुछ अर्से बाद बहुत ज़्यादा आ जाएगी। एक ज़माने में सीएनजी किट जो है ना बहुत ज़्यादा कम थी,
आज से 10-15 साल पहले तो इतना कोई सीएनजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। फिर सीएनजी लोगों ने किट लगाना शुरू कर दी, फिर आस्ता 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 सीएनजी कार की डिमांड बढ़ गई। फिर क्या हुआ कि जब कंजप्शन की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ कि अब जो है वो इसकी जो डिमांड है, जो इलेक्ट्रिक कार की डिमांड है बढ़ती चली जा रही है। क्यों? कि काफ़ी गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है, बल्कि अभी यूके गवर्नमेंट ने तो कहा है कि 2030 तक, 2030 तक हम 50% कार जो है ना वो इलेक्ट्रिक पे कर लेंगे, और 2050 तक 100% देयर विल नॉट बी एनी कार ऑन डीजल और पेट्रोल। ये उन्होंने टारगेट सेट किया। इसके हिसाब से वो मार्केट जो है ना, क्योंकि वो बहुत ही इन्वायरमेंट को डैमेज कर रही है। ठीक है। तो आपकी इंडस्ट्री अगर बहुत छोटी है, अगर वो जैसे अब आप देखें, आपकी दूसरी जो जो आपकी जो पेट्रोल की और उसकी कारें या किस की डिमांड जो है ना कम होनी शुरू हो जाएगी, सप्लाई कम होनी, क्योंकि मार्केट साइज कम होते चले जाएगा, क्योंकि लोग कम से कम लोग अब तो गाड़ी जो परचेज करेंगे वो इलेक्ट्रिक की तरफ जाएंगे। तो इनकी कम हो जाएगी और इलेक्ट्रिक कार की डिमांड बढ़ती चली जाएगी। तो समझ में आई बात हमारी, कि साइज एंड नेचर ऑफ द इंडस्ट्री भी डिपेंड करती है। इसके हिसाब से आपको बढ़ाएंगे। ठीक है। उसका चेंज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ये भी, कि दूसरी प्रोडक्ट पे जो चेंज आ रहा है वो भी इम्पैक्ट डाल रहा होता है। ठीक है, इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है ना, हम क्विकली करते हैं इसको, और जो प्रॉब्लम है फिर अगली क्लास में पूछ लीजिएगा। गवर्नमेंट पॉलिसी भी डिपेंड करती है, सब्सिडीज दे रही है गवर्नमेंट, चाह रही है कि जैसे अब विशाखा का भी अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई इलेक्ट्रिक कार जो है लोग ज़्यादा ज़्यादा बनाएं, ज़्यादा ज़्यादा परचेज करें, तो हम क्या गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी कि भाई हम ऐसे फ्री में देंगे, या कोई और आपको जो आप इंडस्ट्री लगाते हैं आपको टैक्स आपको कम करेंगे। जो और अगर कोई प्रोडक्ट है ऐसी जिसका हार्मफुल है, तो गवर्नमेंट क्या है कि उस पे जो है ना वो टैक्स बढ़ा देगी, ताकि जो है ना वो प्राइस बढ़ जाए और डिमांड उसकी कम हो जाए, तो सप्लाई भी जो है ना कम हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अदर फैक्टर क्या होता है? उसके अलावा फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे वेदर है, जो वेदर कंडीशन है। ठीक है ना, तो इस वजह से ये कि फ्रॉस्ट से इसकी जैसी फर्क हो सकती है। जैसे जो है ना, जैसे मिसाल के तौर पर कंडीशन स्टॉर्म्स ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉस्ट में अफेक्ट द सप्लाई ऑफ द कॉफी ग्रेप। ठीक है ना, फिर बहुत ज़्यादा सर्दी है, स्टॉर्म आ गया, तूफान आ गया, तो कॉफ़ी और की सप्लाई को, ग्रेप्स की सप्लाई, कॉफ़ी ग्रेप की सप्लाई को कम खराब कर सकती है, डैमेज कर सकती है। ड्रॉट मतलब ये कहते हैं वो क्या कहते हैं, कहत साज हो गया। ठीक है ना, इफेक्ट बम्पर क्रॉप। ठीक है ना, बम्पर क्रॉप से जील्ड, वेयर गुड वेदर कंडीशन बहुत अच्छी हो, तो क्या होगा कि लीड टू द बम्पर हार्वेस्ट। बम्पर हार्वेस्ट का मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गई, तो उससे क्या होगा, कॉर्न एंड वीट की अगर वेदर से बहुत अच्छी है तो कॉर्न एंड वीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, समझ ना, इसमें फ्लड नहीं लिखा हुआ, फ्लड भी आ सकता है। जब फ्लड आता है तो आपकी जो है ना सप्लाई कम हो जाती है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस, कि प्राइस कम हो गई, बल्कि फ्लड आ गई, शॉर्टेज हो गई आपकी। ठीक है भाई। सही है। चलें, और उसके अलावा जो है ना, ये हमारे पास जो है ये इलास्टिक इलास्टिक हम पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। और ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है। जी सर। मसला तो नहीं है, अभी यहाँ पे स्टॉप कर लें। नहीं, मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा अच्छा, आपका जो होमवर्क आपका जो है ना, पिछले जो चैप्टर हमने पढ़ा था वो, और आज जो हमने पढ़ा वो भी आपको रीड कर लीजिएगा, और इलास्टिसिटी पूरा पढ़ लीजिएगा, ताकि जब अपनी क्लास आपकी हो तो इलास्टिसिटी हम पढ़े ना, वलीद भी इंशाल्लाह होंगे, तो हम इंशाल्लाह उससे क्या होगा कि आपके समझ में आएगी। जब थोड़ा सा पढ़ा हुआ होगा ना तो समझ में आएगा, रीड जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। जी सही है। और याद रखिएगा, जैसे हम ये खत्म करेंगे एक अंतिम चैप्टर, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि पास पेपर आपके साथ शेयर करना शुरू कर दूँ, फिर हम डिस्कस करें, वो करेंगे इंशाल्लाह। तो कॉन्सेप्ट आपके होंगे प्रॉपर रीड किए हुए होंगे, चीज़ के होंगे, क्वेश्चन आपके होंगे, तो बहुत जल्दी से आ जाएगा ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। और ध्यान में रखिए, शॉर्ट हमारे टाइम काफी शॉर्ट है। ठीक है। जी चलें, सही है। स्टॉप स्टॉप करते हैं इंशाल्लाह क्लास। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।